नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। तो आज हम पॉलिटी के सेक्शन जैसे जो है स्टार्ट करेंगे। पिछले कल हमने हिस्ट्री का सेक्शन भी इवनिंग में डिस्कस किया था। 163 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबोलिश्ड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो था वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो था वो हटा दिया गया था। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, किसी टाइम ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो उस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, परंतु इसको डिलीट कर दिया गया तो 6 फंडामेंटल राइट जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच गए। अब इसको डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 44th संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको डिलीट किया गया था। जब इसको जो था वो डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, तो इसको जो था वो क्या बनाया गया, इसको जो था एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक लीगल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर आर्टिकल 300A के तहत आता है। 300 नंबर आर्टिकल है और ए इसका पैरा है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो है ये आता है। तो ये आप इस राइट के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। कुछ यहाँ पर कमीशन दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड आर्टिकल दिए गए हैं। तो पहले फाइनेंस कमीशन है, फिर यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है। तो इन सभी कमीशन की बात करें कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो ये फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 280 के तहत आता है, यानी कि ये चौथे नंबर पर जाएगा। पहला ऑप्शन पहला चौथे के साथ मैच करेगा। उसके बाद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये आर्टिकल नंबर 315 के साथ मैच करेगा। तो दूसरा ऑप्शन तीसरे के साथ मैच करेगा। उसके बाद है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 324 के साथ जो है वो मैच करेगा। ये जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 340 में आता है। ठीक है, तो चौथा तीसरा दूसरा चौथा तीसरा दूसरा यहाँ पर पहला होगा। चौथा तीसरा दूसरा पहला यहाँ पर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शंस देखिए आप। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर ये आप ध्यान रखिएगा कि इन आर्टिकल्स को याद रखिएगा, ये अलग अलग करके पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल यूपीएससी से संबंधित है, तो इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, जब राष्ट्रपति के जब इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए कौन सा इनमें से सदस्य नहीं होता है। अगर बात करें राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं तो उनमें जो है, तो उनमें देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपकी विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये भाग लेते हैं। दूसरा, लोकसभा के मेंबर भी इलेक्टेड जो होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा के भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी भाग लेते हैं, परंतु जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। राज्य विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है उसके सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के लिए बात की जाए तो 35 ईयर्स जो है इसके लिए इन्होंने रखा होता है कि ये एज होनी चाहिए कंप्लीट की, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, वो इतना एलिजिबल होना चाहिए कि वो लोकसभा के लिए क्वालिफाई कर पाए। ये सब छोटी छोटी क्वालिफिकेशन जो हैं उसके लिए रखी गई होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 166। यहाँ पर पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य है, यानी कि करेक्ट नहीं है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं, देखिए पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता है। दूसरा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो कई बार ये क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाता है कि हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट में पूछते हैं, ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वह संसद के सदस्यों को से गठित निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इसको चुनने के लिए जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। देखो, इसको इम्पीचमेंट से रिमूव नहीं किया जाता, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, इसके रिमूव करने के लिए जो है राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, और उसके बाद जो है इसको जो है वो सहमति दिलाई जाती है लोकसभा से। तो इम्पीचमेंट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। अगले अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 167 में, द राज्यसभा कैन डिले द पैसेज ऑफ मनी बिल फ्रॉम मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो धन विधेयक के पारित होने को राज्यसभा अधिकतम कब तक जो है वो विलंब
कर सकती है। देखो राज्यसभा जो होती है वो डिले कर सकती है पासेज ऑफ मनी बिल फ्रॉम मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितना मैक्सिमम पीरियड इसके लिए रखा गया है, 2 वीक का टाइम रखा गया है कि 2 वीक तक जो है और राज्यसभा डिले कर सकती है, उसके बाद वो डिले नहीं कर सकता। ऑप्शन बी सही आंसर है, 2 वीक यानी कि 14 डेज इसका सही आंसर जाएगा। 14 दिन तक जो है वो इसको डिले किया जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा इसको डिले नहीं की जा सकती। लोग मनी बिल की बात करें तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये मिनिस्टर के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा बताने हैं क्रोनोलॉजिकली कि कौन सबसे पहले आया, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, वैसे करके आपको बताने हैं। तो इनमें सबसे पहले गणेश वासुदेव मवलांकर आए, उसके बाद सरदार हुकुम सिंह आए, उसके बाद जो था वो तीसरे नंबर पर कौन आए, तीसरे नंबर पर नीलम संजीवन रेड्डी आए और उसके बाद सुमित्रा महाजन आए। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ये इनका ऑर्डर है। प्रेजेंट टाइम में कौन है, ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कमेटी ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की इनमें से सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। देखो लोकसभा की कमेटियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमेटी जो है वो है एस्टिमेट कमेटी, ऑप्शन सी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा की जो एस्टिमेट कमेटी होती है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है। अगर बात करें इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य इसमें होते हैं। पहले जब इसका गठन किया गया था तो उस टाइम यहाँ पर 25 सदस्य होते थे, परंतु 1956 में 30 सदस्य जो था यहाँ पर कर दिए गए बढ़ाकर, कितने 1956 में 30 सदस्य जो था वो कर दिए गए। ये लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी होती है, तो ये इस कमेटी के बारे में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सही नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले आर्टिकल में बोलते हैं, पहले ऑप्शन में बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज लिस्टेड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ये आर्टिकल नंबर 25 और 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, ये भी सही बात है, ये भी इसमें होता है। और तीसरे नंबर पर बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तो ये भी फंडामेंटल राइट में आता है कि इस तरह से किया जा सकता है। चौथे ऑप्शन में बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन, कि जो धर्म की स्वतंत्रता है उसमें धर्मांतरण का स्वतंत्रता भी मिलती है, यानी कि रिलीजन को चेंज किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर मिलता है राइट। तो ये राइट नहीं मिलता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वैसे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछ जाते हैं कि कौन कौन से राइट जो है इसे डील करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 28, 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक ये राइट डील करते हैं। अगर आर्टिकल नंबर 25 की बात करें तो ये प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल नंबर 27 जो है वो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल नंबर 28 बात करता है फ्रीडम टू अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 28। तो ये 25, 26, 23, 28 आर्टिकल के बारे में भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये पूछे जाने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस, वीडियोस, पीडीएफ्स सब कुछ टाइम टू टाइम जो है वो मिल जाता है। वहाँ पर 1 लाइन क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ्स के बेस में, तो वो सब आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।